हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस। तो ये आपकी इंडिया बुक का चैप्टर 6 है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब इसका नाम चेंज करके रख दिया डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस। रीसर्जेंस मतलब रीन्यूअल, मतलब किसी चीज़ को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया रीसर्जेंस। कि कैसे डेमोक्रेसी की एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई डेमोक्रेसी में और कैसे उसको हमने एक नया रूप दिया डेमोक्रेसी को, वो हो गया डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस। तो इसमें हम मेनली एमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे 1975 में एमरजेंसी लगी, ठीक है, इंदिरा गांधी के लीडरशिप में, और फिर क्या उसके इम्पैक्ट रहे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि जैसे कि इंदिरा गांधी 1967 के इलेक्शंस के बाद उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और फिर 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद उनकी कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, फॉर्मली स्प्लिट हो गया था कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर के बीच में। और 1971 में कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा नंबर से जीत गई थी इंदिरा गांधी की पार्टी। तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो और कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए, जिससे कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज होने शुरू हो गए, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और जो कांग्रेस है उसके ऊपर ये मतलब उसकी इमेज ये बनने लगी थी कि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल राइवलरीज़ के ऊपर, एम्बिशंस के ऊपर बेस्ड है, एक बहुत कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशंस बनता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बनता जा रहा है, और ऐसे प्रॉब्लम्स जो है बीच बीच में चलती जा रही थी बिटवीन इंदिरा गांधी एंड हर ओपोनेंट्स। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी क्या होती है कि एक टाइम पे जब प्रेसिडेंट एक ऐसा रूल लगा देता है पूरी कंट्री के ऊपर कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी और सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो वो होता है एक बेसिक सी डेफिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे रीजंस क्या है, इमरजेंसी की डिक्लेयर करने के रीजंस क्या थे, क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम मेनली जो है वो चल रही थी। हम इसमें 5 मेन रीजंस पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रीजंस, गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, रेलवे स्ट्राइक और कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, ये हम 5 रीजंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक रीजंस, मतलब हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई और उससे हमारी इमरजेंसी लगने के चांसेस बढ़ गए। तो देखो 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, जहाँ पे बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, वहाँ पे हमने बांग्लादेश को एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया था। तो पाकिस्तान के साथ जब हमारी वॉर हुई थी तो 8 मिलियन पीपल माइग्रेट हो गए थे इंडिया में। ठीक है, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, तो वो रीज़न था। अभी उनको भी हमें साथ में लेके चलना था, तो वहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो रुक गई। देन ऑयल प्राइजेस वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया। आपको पता है कि इंडिया मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है इंपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया के पास खुद के इतने ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से हमारी इकॉनमी को बहुत फ़र्क पड़ा, जिससे कि बाकी की कमोडिटीज़ की प्राइस भी बढ़ गई, जैसे कि 23% 1973 से 30% होगी 1974 में, जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गई, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी उनकी सैलरीज़ को फ्रीज़ कर दिया, मतलब कि उनकी सैलरीज़ नहीं दी उनको, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी डिक्लाइन हो गई बाय 8%, फूड क्राइसिस हमारा शुरू हो गया था, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल दिया। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने प्रोटेस्ट किए। देन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो हैं बहुत इंक्रीज़ हो गए। मार्क्सिस्ट ग्रुप जो कि मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे, वो क्या बोलते थे कि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि आर्म्स के साथ हम काम करें। उन्होंने आर्म्स के अपने हथियार अपने साथ रख लिए। देन इंसर्जेंट रिवोल्ट की तरह, एक विद्रोह की तरह हम काम करें, वो वायलेंस के ऊपर उतर आए। देन माओइस्ट और नेक्सलाइट ग्रुप्स इंक्रीज हो गए। अभी माओइस्ट जो है वो नेपाल वाले ग्रुप्स हैं और इंडिया में उनको क्या बोलते हैं, नेक्सलाइट ग्रुप्स, एक ही नाम है, वो बहुत इंक्रीज हो गए वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली, जिनसे कि हमारी इकोनॉमिक के ऊपर, या कह लो कि इमरजेंसी की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गई। है हमारे पास नेक्स्ट रीज़न गुजरात मूवमेंट। अभी गुजरात में क्या हुआ कि जनवरी 1974 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अभी गुजरात और बिहार दोनों में ना कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखे चलना कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए अगेंस्ट राइजिंग उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस, करप्शन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने आके प्रोटेस्ट किया। अभी जो ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये अपोजिशन पार्टीज ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट हो। ठीक है, और जब ये सब कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे चलती गई तो प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पे इम्पोज हो गया, मतलब प्रेसिडेंट ने रूल लगा दिया वहाँ पे, एक तरह की स्टेट इमरजेंसी, मतलब कि गुजरात में ही उन्होंने एक तरीके की प्रेसिडेंट ने अपना रूल लगा दिया।
देन मोरारजी देसाई ने क्या बोला, उन्होंने ये जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके थे गुजरात और मुंबई में, जो महाराष्ट्र का एक कंबाइंड चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडेफिनेट फास्ट रखा, फ्रेश इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे, उन्होंने अपना फास्ट रखा कि जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं हटेगी, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सब कुछ जब चलता गया तो फाइनली न्यू इलेक्शंस हुए गुजरात में इन जून 1975, जिससे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो हट गई वहाँ से, गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट बिहार मूवमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नेक्सलेट ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेगुलरली 1967 से इंक्रीज हो गया जब एक पीजेंट अपराइजिंग, मतलब पीजेंट्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया था। कहाँ पे? नक्सलबारी पुलिस स्टेशन, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग हिल डिस्ट्रिक्ट में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब ये मेनली नेक्सलेट ग्रुप्स जो हैं वो एमर्ज होकर आए। ठीक है, ये बहुत सारी स्टेट्स में स्प्रेड हुई एंड 1969 में इन्होंने 1969 में ये ब्रोक हो गए, मतलब अलग हो गए, CPI-M, मतलब CPI मार्क्सिस्ट से अलग होकर इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा CPI-ML, CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, एंड इसके लीडर कौन थे? चारू मजूमदार। तो ये क्या, ये वॉयलेंस में मेनली बिलीव करते थे, चाहते थे कि हम बड़े बड़े लैंड ओनर से उनकी लैंड छीन के हम पुअर और लैंडलेस को दे दें। ठीक है, ये वॉयलेंस में ज़्यादा बिलीव करते थे और बोलते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो शैम है। शैम मतलब जो कि फेक होती है, रियल नहीं होती। वो बोलते कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा है, मतलब ये अच्छे से हमारे लिए अच्छे सुझाव नहीं कर सकती। एंड इन्होंने क्या बोला? इनकरेज गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब हम छुप छुप के लड़ाई करेंगे। इन्होंने वो इनकरेज किया वॉयलेंस के मीन्स के, ये ज़्यादा बिलीव करते थे। देन हमारा बिहार मूवमेंट, जो कि मेनली सिमिलर ही है गुजरात मूवमेंट के साथ, उन्होंने जनवरी 1974 में, इन्होंने मार्च 1974 में किया। तो स्टूडेंट्स ने फिर से प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई प्राइजेस। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। और उन्होंने किनको इनवाइट किया? जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया कि आप हमारे प्रोटेस्ट को लीड करो। लेकिन जयप्रकाश नारायण तब तक एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे, गिव अप कर चुके थे। लेकिन उन्होंने 2 कंडीशंस रखी कि अगर आप ये 2 कंडीशंस फुलफिल करोगे तो मैं आपको ज्वाइन करूँगा। तो वो 2 कंडीशंस क्या थी कि बिहार मूवमेंट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट मतलब कि सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगी, बाकी की पूरी कंट्री में भी स्प्रेड होगी। और ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहेगा, मतलब कोई वायलेंस नहीं होगी, एक नॉन वायलेंट रहेगा। तो मैं आपका लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। तो इस मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल करेक्टर एंड नेशनल अपील को एक्वायर किया। मतलब पॉलिटिकल करेक्टर मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाली एक ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एंड नेशनल अपील मतलब पूरे नेशन को अपील किया कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट को छोड़ो। एंड जयप्रकाश नारायण ने कॉल दी ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, जिसमें कि रेवोल्यूशन किसमें हो? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों स्फीयर्स में रेवोल्यूशन हो। ठीक है, इसके खिलाफ बंद, घेराव, स्ट्राइक्स, गवर्नमेंट, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रिज़ाइन नहीं होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने डिमांड किया कि हम डिसमेंटल कर देते हैं गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को बिहार में। लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन होने में। गुजरात में गवर्नमेंट रिज़ाइन हो चुकी थी लेकिन बिहार में नहीं हो पाई। 75 में जयप्रकाश नारायण ने एक पॉलिटिकल रैली जो है वो लेड की पार्लियामेंट तक। ये हम पढ़ेंगे जब 1975 में डिक्लेयर की गई इमरजेंसी, तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने बाकी की बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ भी इन्होंने ज्वाइन की, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज़ भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी भी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके ये एक अम्ब्रेला वाले ऑर्गेनाइजेशन के लीडर इमर्ज होकर आए कि आप जो हैं हमारी कांग्रेस के खिलाफ एक लीडर बन जाओ। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण का रोल था। देन नेक्स्ट रीजन है हमारा रेलवे स्ट्राइक। 1974 में एक नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक हुई, कैसे हुई? जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, इन्होंने एक स्ट्राइक की जहाँ पे पूरे रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने इनका साथ दिया। ठीक है, इट वॉज अ स्ट्राइक बाय द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, क्योंकि रेलवे तब की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर थी। और ये स्ट्राइक जो है वो 20 डेज़ तक चली। और इसमें डिमांड्स क्या थी एम्प्लॉयज़ की? बोनस एंड सर्विस कंडीशंस की, हमें बोनस दीजिए और हमारी सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर दिया। एंड ये स्ट्राइक शुरू कब हुई? मई 1974 में। ठीक है, इशू अभी जब ये स्ट्राइक शुरू हुई तब बहुत सारे इश्यूज़ भी इमर्ज होकर आए, जैसे लेबर अनरेस्ट, लेबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। देन राइट्स ऑफ द वर्कर्स की, हमारे वर्कर्स के क्या राइट्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज हमें हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड की जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये सारी डिमांड्स को रिफ्यूज़ करते हैं। एंड उन्होंने ये स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कंसीड कर दिया डिमांड्स को उन्होंने फुलफिल नहीं किया। वर्कर्स को अरेस्ट कर दिया, जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। एंड
एंड उन्होंने आर्मी सेंड की ताकि रेलवे ट्रैक्स पे जहाँ पे वो धरना दे रहे थे, जहाँ पे वो स्ट्राइक्स कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और रेलवे फिर से दोबारा से शुरू की जा सके। ये 20 डेज़ के बाद ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, मतलब कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। विदाउट सेटलमेंट ये मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। लास्ट रीज़न है हमारा कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो कि एक नेक्स्ट रीज़न बना इमरजेंसी डिक्लेयर होने का। तो वहाँ पे 3 क्वेश्चंस इमर्ज होके आए जब ये इनकी आपस में बन नहीं रही थी। तो 3 क्वेश्चंस जो है वो गवर्नमेंट पूछ रही थी सुप्रीम कोर्ट से। तो कौन से 3 क्वेश्चन थे कि जो पार्लियामेंट है वो अब्रिज कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, अब्रिज मतलब रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो गवर्नमेंट क्या इनको रोक सकती है? एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेड कि नो, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। देन सेकेंड क्वेश्चन, कैन पार्लियामेंट कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी, के राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि जो बेसिक राइट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब ये एक फंडामेंटल राइट था कि हमारी राइट टू प्रॉपर्टी कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होता था। तो तब वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट चला राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, और इसके बाद इसको बाद में हटा दिया गया। तो तब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन बाद में इसकी जो जजमेंट आई उसमें इसको हटा दिया गया। देन थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कैन पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि क्या पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोक लगा सकती है ताकि वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब स्टेट अपने वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए काम करे। एंड वो जस्टिसएबल नहीं होती कि हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि आप हमें अच्छा नेचर प्रोवाइड करो या हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करो। ये होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारी पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को रोक सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेड नो, नहीं कर सकती। इनसे इन 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हुआ। एंड देन केशवानंद भारती केस जो है बहुत फेमस हो गया, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का जो है मेनली हमारे क्वेश्चंस उठे थे इस केस में, और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या बोला था कि हम अमेंड नहीं कर सकते बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक फीचर जो है फंडामेंटल राइट्स के हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके वजह से कन्फ्लिक्ट्स जो है अराइज हुए। देन 2 और रीजंस हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। पहले तो वैकेंसी रोज हो गई थी आफ्टर केशवानंद भारती केस। कहाँ पे, किस पोस्ट के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोस्ट के लिए। पोस्ट फॉर CJI वेकेंट हो गई थी, जिसमें कि सीनियर मोस्ट जज को ये रूल था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम चीफ जस्टिस बना देंगे इंडिया का। लेकिन 1973 में क्या हुआ कि AN रे जो हैं वो चीफ जस्टिस बन गए बाय सुपरसीडिंग 3 जजेस की सीनियरिटी, मतलब इनसे भी बड़े 3 जजेस थे इनसे बड़े, लेकिन उनको ना बना के जस्टिस AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिससे कि जो बाकी के 3 जजेस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि हमारी सीनियरिटी को छोड़ के किसी और को क्यों बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस, क्योंकि तभी एक रूल था कि जो सबसे सीनियर है उसको बना दिया जाएगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड कि इंदिरा गांधी की जो इलेक्शन था उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि अब प्रयागराज वाला उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है, जिनसे वो इलेक्ट होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो सारा इनवैलिड है। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये कब हुआ, जब 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन जो है वो इनवैलिड है। और ये केस किसने फाइल किया था? फाइल्ड बाय राज नारायण, जो कि इंदिरा गांधी के राइवल थे, जो कि वही सीट से कंटेस्ट कर रहे थे। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे। एंड ये कहाँ से ये इलेक्ट कर रहे थे? रायबरेली से, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और 1971 में जब इन्होंने केस फाइल किया तो 1975 में इन्होंने अपनी प्रोसीडिंग दे के बोला कि ये इलेक्शन इनवैलिड है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ किया था। जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि हम कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ नहीं करेगा, कोई भी पार्टी का मेंबर गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ नहीं करेगा जब ये कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च हो जाता है। लेकिन उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने सर्विसेज यूज़ की हैं, इसलिए उनके इलेक्शन इनवैलिड है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने ये देखो, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जून 24 को उन्होंने बोला कि हाँ वो कोई भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगी, कि वो पार्लियामेंट का मेंबर है लेकिन वो किसी भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो जब इतनी सारी सिचुएशन ख़राब हो गई थी तब जाके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती, उन्होंने प्रेसिडेंट को मनाया, प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सारा आगे पढ़ेंगे कि ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।